Bismillahirrahmanirrahim. Student, I am going to discuss you today something new about homeostasis. होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से इसकी डेरिवेशन हुई है होम्यो एंड स्टेसिस। तो होम्यो का मतलब है सेम और स्टेसिस का मतलब है कंडीशन या स्टिल। स्टूडेंट ये याद रखे कि अल्लाह पाक ने जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा किए हैं तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूं और मैं अपनी जगह पर कांस्टेंट रहूं और मेरे अंदर का जो एनवायरनमेंट रहे ये कांस्टेंट रहे, मेरी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म ज़िंदा होना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ पर हम देखते हैं कि ईच एंड एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स इज गोइंग फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। हर एक चीज़ जो है ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती है। पेन है, या अगर आप नया खोले तो ये कम होता जाता है। कपड़ा अगर आप नया ले लें तो ये ख़राब होता जाता है, ठीक है। पंखा अगर आप नया ले लें तो ये ख़राब होने की तरफ जाता है। तो ईच एंड एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स गोज फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। तो इसके लिए अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके बॉडी में एक सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म वो है कि जिसके ज़रिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी हालत में अपने आप को रखना चाहता है, अपनी हालत में जिस तरह उसकी बॉडी के लिए फेवरेबल हो या उसके करीब करीब, ठीक है। अगर उससे ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ अगर ये चला गया तो फिर यह क्या होगा, ये फिर डिजीज़ शुमार होगा, ये फिर डिजीज़ बंदा या कंडीशन डिजीज़ की होगी, या ये बंदा जो है फिर डिस्टर्ब होगा या उसकी फिजियोलॉजी जो है ये डिस्टर्ब होगी। तो उम्मीद है कि आप होम्योस्टेसिस की कहानी समझ चुके होंगे कि ये वो सिस्टम है कि जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी जेन्युइन हालत में रहता है, और वो जेन्युइन हालत जो इसके बॉडी में के अंदर जितनी भी मैकेनिज्म होते हैं उसके लिए फेवरेबल हो। तो ये है होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। अब आते हैं होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म की प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ। होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये टेंडेंसी, ये कोशिश कि टू मेंटेन एंड इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, ताकि इसका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रहे। दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। सेल के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में 90% वाटर है। अब ये सेल की टेंडेंसी है, ठीक है। इसी तरह राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है या जो है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो कांस्टेंट ही रहता है। इसी तरह सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है गोल्गी परऑक्सीसोम। तो वो परऑक्सीसोम जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है कोरोसिव इन नेचर है, वो ख़तरनाक होता है। तो वो ख़तरनाक चीज़ को किस तरह ट्रीट करता है, ये सेल की टेंडेंसी है ताकि अपने अंदर की हालत को वो बरकरार रखे। जिस तरह हम घर में किचन में एग्जॉस्ट लगाते हैं ताकि किचन में काम करने वाला बंदा जो है नॉर्मल रहे, वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि अंदर की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो बरकरार रहें, तो उसके लिए हम एग्जॉस्ट चलाते हैं। तो एग्जॉस्ट का चलाना क्या है, ये एक तरह का इंटरनल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट की तरफ लेकर जाने का एक ज़रिया होता है। तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। तो ये लफ्ज़ जो था ये सबसे पहले जिस बंदे ने इस्तेमाल किया था उसका नाम था वाल्टर केनेन। 1926 में इसने इसको इस्तेमाल किया था। लेकिन इस फिनोमेना के बारे में जो मैंने जितनी भी बातें की, देखो नाम तो मैंने अभी इस्तेमाल किया, लेकिन जिस तरह इससे पहले मैंने बातें की तो एक मैं हूँ, बस मेरी तरह एक और बंदा था जिसका नाम था क्लॉड बर्नार्ड, ठीक है। वो भी मेरा तेरा इंसान था, बस यही बात थी। अगर उसने उस वक्त ना बताई होती तो आज अभी जो है ना मेरा नाम होता कि डॉक्टर सैफुल्लाह खालिद ने ये बात सबसे पहले की थी। तो होम्योस्टेसिस जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, फॉर एग्जांपल वो मनेरा वाले हैं, प्रोटेस्टा वाले हैं, फंजाई वाले हैं, प्लांट हैं या एनिमल वाले हैं, तो ये जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये जब होम्योस्टेसिस करते हैं तो होम्योस्टेसिस 3 शक्ल में करते हैं। 3 शक्लों में ये पानी के लिहाज से करते हैं या टेम्परेचर के लिहाज से करते हैं या वेस्ट मटेरियल के लिहाज से करते हैं। जब पानी के लिहाज से करते हैं तो इसको कहते हैं आस्मो रेगुलेशन, ठीक है। आस्मो का मतलब है वाटर रेगुलेशन वो करते हैं। इसी तरह अगर टेम्परेचर के लिहाज से करते हैं तो इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्म मीन टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अगर ये वेस्ट मटेरियल के लिहाज से करते हैं तो दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंसान के अलावा अगर मैं बात करूं तो इंसान के अलावा फॉर एग्जांपल पैरामेशियम है, ठीक है, पैरामेशियम है, या इसके अलावा अमेबा है। तो ये
देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इवन इनमें भी ऑस्मोरेगुलेशन का बाकायदा मैकेनिज्म होता है। किस तरह? पैरामीशियम और अमेबा में अल्लाह पाक ने कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पैदा किए हैं। वो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है? ऑस्मोरेगुलेशन का काम है। किस तरह? चूंकि पैरामीशियम और अमेबा जो है ये पानी ही में रहते हैं। अब पानी में रहेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके अंदर जाएगा ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब अंदर जाएगा तो अंदर जाकर ये सेल में पैरामीशियम और अमेबे के पटने का सबब होगा। तो बॉडी क्या कर लेती है पैरामीशियम और अमेबा की? उसके अंदर एक ऑर्गेनेली मौजूद है जिसका नाम है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, वो एक्सेस ऑफ वाटर को निकाल देते हैं। देखो कितना ज़बरदस्त फंक्शन हुआ, ये है ऑस्मोरेगुलेशन। दूसरा यह है कि यही पैरामीशियम और अमेबा के अंदर फूड मटेरियल जब खा लेते हैं सुडोपोडिया के जरिए फूड वैक्यूल, तो जब इसके अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है तो वो वेस्ट मटेरियल भी जब वो अपने आप से निकालते हैं, क्यों? क्योंकि वेस्ट मटेरियल जो है ये बॉडी की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वो जहरीली चीज़ होती है। किसी बंदे का पेशाब या पखाना बंद हो जाए या हवा अंदर रुक जाए तो बंदे को कितना प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह पैरामीशियम और अमेबा भी अंदर के टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करने के लिए फिर यही कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, ये एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गेनेली साबित हो गई। इसी तरह अगर थर्मोरेगुलेशन की बात करें तो थर्मोरेगुलेशन के हवाले से फॉर एग्जांपल अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें कि वो क्या करते हैं थर्मोरेगुलेशन, वो कुछ इस तरह करते हैं कि अपने आप को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अंटार्कटिका में रहते हैं, अंटार्कटिका में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं फॉर एग्जांपल आइस बियर, ठीक है, या पोलर बियर, जो पोलर बियर होते हैं उसकी स्किन के नीचे थिक लेयर ऑफ फैट्स होता है, और फैट्स जो होते हैं इट प्रोवाइड इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि इससे हीट पास या ठंडक पास नहीं होती और हीट भी पास नहीं होती। तो लिहाजा जो ऑर्गेनिज्म अंटार्कटिका में मौजूद होते हैं उसकी थर्मोरेगुलेशन कुछ इस तरह होती है कि उसके बॉडी के ऊपर थिक लेयर ऑफ फैट्स होता है, जो सर्दी -88 सेंटीग्रेड अंटार्कटिका का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है। अब अंदर का टेम्परेचर जो है वो नियरली अबाउट 40 सेंटीग्रेड होगा, तो वो बाहर नहीं निकल सकता, अंदर की कोल्डनेस जो है वो अंदर नहीं, बाहर की कोल्डनेस अंदर नहीं जा सकती। तो ये क्या है? ये थर्मोरेगुलेशन का एक मैकेनिज्म है। लेकिन हमारी बॉडी की अगर बात करें तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37.8 सेंटीग्रेड है। तो हम इस लिहाज से अपने आप को थर्मोरेगुलेट कर लेते हैं। और इसके अलावा देखो सर्दी और गर्मी के मौसम में बिहेवियरल लिहाज से भी अपने आप को चेंज करते हैं। गर्मी में हम सूट वगैरह नहीं पहनते, लेकिन सर्दी में हम थिक चीज़ें पहनते हैं ताकि टेम्परेचर बरकरार रहे। इसी तरह जो है एक्सक्रीशन का मामला भी होता है। एक्सक्रीशन क्या है? वेस्ट मटेरियल को अपने आप से दूर करना। अब वेस्ट मटेरियल को अपने आप से दूर करना, जिस तरह मैंने पैरामीशियम अमेबा में आपको कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की मिसाल दी, और हमारे अंदर अगर बात की जाए या हमारे अलावा दूसरे एनिमल की अगर बात की जाए, फिशेस की बात की जाए या इसके अलावा क्रोकोडाइल की बात की जाए, तो इन सब में किडनीज मौजूद होते हैं जो इसके एक्सक्रीशन के तौर पर काम करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर। इस तरह हमारा स्किन जो है इससे पसीना निकलता है। तो ये तीनों लिहाज से होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म होता रहता है। तो ये है होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्म। अगर मैं एक और इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो मकदार है वो 100 से लेकर 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। अब ये 100 से लेकर 120 मिलीग्राम ये कांस्टेंट ही रहता है। इट इज ड्यू टू द होम्योस्टेसिस। क्यों? अब अगर इनमें जब आप सुबह के वक्त उठते हैं, निहार मुंह होते हैं, तो तकरीबन ये 80 मिलीग्राम होता है, ठीक है। निहार मुंह 80 भी छोड़ दें 100 होता है। जब आप खाना खा लेते हैं तो ये खाने के बाद मोर देन 180 होना चाहता है। लेट सपोज 140 mm ऑफ Hg हो, 140 मिलीग्राम हो गया, तो फिर क्या करता है, खून में जब ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो देन इट इज डिटेक्टेड बाय ब्रेन, ठीक है। ब्रेन आगे मैसेज देता है पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज में सेल होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं, एक का नाम है अल्फा सेल, दूसरे का नाम है बीटा सेल। तो अल्फा सेल जो है अल्फा सेल और एक होते हैं बीटा सेल। तो बीटा सेल जो है क्या सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन जब सिक्रीट करते हैं तो एज ए रिजल्ट जो 120 से 140 पे जा चुका है, मतलब यह है कि +20 जो हो चुका है मिलीग्राम ग्लूकोज लेवल, वो क्या कर देता है, ये ओपन द गेट ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के गेट को खोल लेता है और एक्सेस ग्लूकोज जो है, एक्सेस ग्लूकोज ये एंटर इनटू सेल।
तो ब्लड से ग्लूकोज की मिकदार कम हो गई। ब्लड से जब ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है, सेल के अंदर आ जाती है। अब सेल क्या कर देता है, लेट्स सपोज लीवर सेल में आ चुके हैं, तो वो वहाँ पर ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाते हैं। हो गया। तो देखो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म फिर 120 पर आ गया। खुदा ना खास्ता एक दिन ऐसा है कि आपने जो है ना घर में नाराज़ हैं और नाराज़गी के सबब आप खाना नहीं कर रहे हैं, बगैर नाश्ते के आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चले गए, तो क्या होता है, तो ये 100 से कम हो गया, लेट्स सपोज 70 पर आ गया, 60 पर आ गया, आपने पैसे भी लेके आना भूल गए हैं, तो क्या होगा, तो आप ब्रेक में भी कुछ नहीं खाया आपने, तो एज अ रिजल्ट जो है वो 70-80 पे आ गया। तो क्या होगा, वो जो एक्सेस ग्लाइकोजन की शक्ल में सेल में स्टोर है वो क्या कर लेता है, यही कमी जो है इट इज़ अगेन डिटेक्टेड बाय ब्रेन। ब्रेन आगे पेंक्रियाज को कह देता है, पेंक्रियाज जो है अब अल्फा सेल को कह देता है, एंड अल्फा सेल सिक्रीट नाउ व्हाट, अल्फा सेल सिक्रीट नाउ ग्लूकागॉन, ये सिक्रीट कर देता है। जब ग्लूकागॉन सिक्रीट कर देता है, ग्लूकागॉन डू व्हाट, ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजन जो सेलों के अंदर स्टोर था, कौन से सेल, लीवर के अंदर जो स्टोर था, उसको दोबारा उसी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। जब कन्वर्ट कर देते हैं, ये इसी तरह दोबारा कैपिलरीज में आ जाते हैं। जब कैपिलरी में आ जाते हैं, तो जो कमी आई हुई थी, फॉर एग्जांपल 70 या 80% था, तो अब ये फिर जो है फिर दोबारा जो है फिर ऐड कर देते हैं, दोबारा ऐड कर फिर अपनी जगह पर बरकरार रखते हैं। तो ये क्या है, ये देखो, ये होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म, तो ना कम होना ना ज़्यादा होना। तो इसी वजह से कहते हैं ना कम ना ज़्यादा, हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। अब आते हैं ये होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है, ये तो मैंने बताया कि ये प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। लेकिन आपके कोर्स में प्लांट में ये आपके कोर्स में प्लांट के लिहाज से ये इसकी एक्सप्लेनेशन हुई है। तो प्लांट में होम्योस्टेसिस की अगर बात की जाए, तो होम्योस्टेसिस मैंने आपको पहले भी बताया कि होम्योस्टेसिस जो है ये 3 तरह का होता है। अगर वाटर के लिहाज से होम्योस्टेसिस हो रही है, देन इट नोन एज osmoregulation. अब osmoregulation we will discuss osmoregulation in plants and then later will be an animal.